नमस्कार, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने साइंस का चैप्टर 8 यानी कि हेरिडिटी आनुवंशिकता लेके हाजिर हूं और बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा कि आप देखेंगे मेरे चैनल पे सीबीएसई के सैंपल पेपर साइंस की पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर भाई। क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है हेरिडिटी। पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन कट गया है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमें जो सिर्फ पढ़ना है वो सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है चैप्टर, किस बारे में हमें पढ़ना है। अगर आप पहले पॉइंट को देखोगे तो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज लुक्स सिमिलर टू इट्स पेरेंट। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो अपने पेरेंट के जैसे दिख सकते हैं, सिमिलर, है ना। हर एक जीव अपने पेरेंट के जैसा दिखता है, रेदर देन इट डज टू एनीवन एल्स, दूसरे की तरह। मतलब अगर मैं हूं तो मेरे अंदर जो सिमिलैरिटी होगी वो मेरे पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी। आप हैं तो आपके अंदर जो सिमिलैरिटी होगी वो आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी। हम है या कोई जीव है, वी ऑल आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? तो अगर आप ध्यान से देखें कि पेरेंट के जैसे अगर हम दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिन चीज से हम बने हैं, और हम किससे बने हैं भाई? हम सब बने हैं गैमेट्स से। गैमेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट। और दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमेट। आपको पता है मेल गैमेट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज ओवम। तो हम स्पर्म और ओवम के मिलके बने। इसका मतलब है कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट स्पर्म उस पेरेंट का ट्रेट यानी कि लक्षण यानी कि कैरेक्टर लेके आया हो, तभी तो हम उनके जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर। सेकंड पॉइंट कहता है कि सर्टेन रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स। रिकॉग्नाइजेबल फीचर का मतलब होता है ऐसे लक्षण जिनको आप देख सकते हो, जो पहचानने में आ सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के और एनी अदर ऑर्गेनिज्म के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो रहे हैं, या एसेक्सुअल वाले की भी अगर हम बात कर ले। जैसे कि उसने दिया हाइट, आपकी लंबाई, शेप, आप कैसा दिख रहा हो, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, हेयर का कलर, आंख का कलर, शेप ऑफ नोज, सब कुछ, चिन्ह, ईयर लॉब। कभी कभी आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये सब चीजें भी हमें मिली है हमारे पेरेंट्स से, उन्हीं की तरह दिखाई दे रही है, या तो फादर की तरह या मदर की तरह। ये ट्रांसमिट हुआ है किससे? पेरेंट्स से। अगर मैं हूं तो मेरे पेरेंट्स से मेरे में ट्रांसफर हुआ है। तो किसी भी पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग होते हैं जो उनकी जनरेशन जो पैदा हुई है उसको प्रोगेनी ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। ये जो फीचर हैं, जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स हैं, जो दिख रहे हैं, अंदर वाली चीजें नहीं बोल रहा मैं, बाहर हाइट आप देख सकते हो, शेप देख पाओगे, कलर कॉम्प्लेक्शन देख पाओगे, हेयर का कलर देख पाओगे, ईयर लॉब देख पाओगे, आइरिस प्यूपिल का कलर कैसा है देख पाओगे। इनको ही हम कहते हैं कैरेक्टर्स यानी कि ट्रेड्स। हिंदी में इन्हीं को हम बोलते हैं लक्षण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है किसका? ट्रेड्स का। किससे? एक जनरेशन से। किस में? दूसरी जनरेशन में। इसी प्रोसेस का नाम है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। हिंदी की थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है तो उसके लिए माफ करिएगा। इसी को हम कहते हैं अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लक्षण ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। जो है वो बेसिक पिलर है इस चैप्टर के। पहला हेरिडिटी, दूसरा वेरिएशन, और तीसरा इवोल्यूशन। बेशक इवोल्यूशन कट गया है बट फिर भी शॉर्ट या ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको जरूर समझाऊंगा। तो हेरिडिटी का मतलब तो आप समझ गए कि किसी भी पेरेंट्स से, किसी भी पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग्स में, ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर, जो रिकॉग्नाइजेबल फीचर ट्रांसमिट हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम है हेरिडिटी। क्या नाम है? हेरिडिटी। अब क्योंकि मैंने एक वर्ड बताया कि पेरेंट के सिमिलर दिखेगा उस स्पेसीज का इंडिविजुअल या जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है, लेकिन भाई साहब कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा।
आइडेंटिकल नहीं होगा मतलब कहने का ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, बिल्कुल दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे, नहीं, कुछ न कुछ अंतर दोनों में जरूर मिलेगा। और ये अंतर उन ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुए हैं, और उसमें थोड़े से कम दिखाई देंगे जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं। इन्हीं जो ये जो वेरिएशन कहा गया है, इन्हीं को जो इनके अंदर डिसिमिलरिटी है, यानी द ऑफस्प्रिंग आर नेवर अ ट्रू कॉपी, जिसको मैं आइडेंटिकल कह रहा हूं। ट्रू कॉपी नहीं होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि दीज एक्स आर सेम, जैसे कि हम कहते हैं ना मैथ्स में कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट दे आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, वी कैन नॉट से इट जब तक अनटिल और अनलेस प्रूवन ना हो। उसी तरीके से जब तक हम ये कह सकते हैं कि वो सिमिलर तो दिख रहा है लेकिन वो कॉन्ग्रेंट है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू कॉपी है, हम नहीं कह सकते जब तक हमें उसका जीनोटाइप ना मिल जाए। तो ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट्स तो कभी नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इसी डिफरेंस को कहा गया है वेरिएशन। क्या कहा गया है? वेरिएशन। तो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स या कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। और हेरिडिटी की वजह से जब ये कैरेक्टर और ट्रेट ट्रांसफर होंगे तो दो जनरेशन के इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक ही जनरेशन के दो इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं होंगे जनरली। इसी में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड एंड ओवर जनरेशन, मतलब अब एक जनरेशन में मान लो एक जनरेशन थी, उससे आई सेकंड में फर्स्ट जनरेशन से, सेकंड में आई सेकंड से आई, थर्ड में आई थर्ड से आई, फोर्थ में आई। तो ये जो वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन ना एक्यूमुलेट होता चला जाता है। एक्यूमुलेट होने का मतलब इकट्ठा होता चला जाएगा, और जब ये एक्यूमुलेट होगा तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कई सौ सालों में, हजार सालों में जाके ये एक नई स्पेसीज को जन्म देगा। उसी प्रोसेस को इवोल्यूशन कहा गया है, और वो स्पेसीज इंटायरली डिफरेंट होगी अपने एंसेस्टर से, अपने एंसेस्टर से यानी पूर्वज से। जैसे हमें गोरिल्ला और बंदर से या चिंपैंजी से कंपेयर किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हम इवॉल्व हो गए, इवॉल्व होते होते हम आज तक यहां तक पहुंच गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता हूं, वेरिएशन की थोड़ी ना डिटेल में, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपको पता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो जनरली ये जो होते हैं ना, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का मतलब आप समझ ही रहे हो, क्योंकि इनके अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है वो मिटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तो मिटोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक सेल्स दो सेल में टूटते हैं, और उनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या रहती है वो सेम रहती है। तो इसमें जो जेनेटिकल जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि इनके जो जीन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर ओकेजनल इनएक्यूरेसी की वजह से होता है। ओकेजनल इनएक्यूरेसीज का मतलब ये होता है कि जिस टाइम ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उस टाइम कुछ अगर इनएक्यूरेसी रह गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सेल जब दो सेल में टूट रहा है तो वो क्या कर रहा है ना, अपने डीएनए की कॉपी बना रहा है। उसको रेप्लिकेशन का मतलब यही हो गया कि उसकी कॉपी बना रहा है, ताकि जब वो एक सेल दो सेल में टूटे तो दोनों को सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिले। भाई क्रोमोसोम्स रहेंगे तभी तो जीन रहेगा, तो वो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल करेगा, और न्यूक्लियस जो है पूरे सेल को कंट्रोल करेगा कि उसे किस तरीके से फंक्शन करना है। तो इस तरीके से काम चल रहा है। उस दौरान जो ये ओकेजनल इनएक्यूरेसीज पैदा हो रही है, उसकी वजह से इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तो आप समझ गए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी मैंने गैमेट का खेल बताया। गैमेट जो बनते हैं वो मायोसिस से बनते हैं, मायोसिस सेल डिवीजन से। मायोसिस सेल डिवीजन में जो सेल बनते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि अनपेयर्ड 23 क्रोमोसोम्स। अब भैया दो अलग अलग सेल मिलके एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 23 एक से आए, 23 एक से, दोनों का अपना अपना जेनेटिक मेकअप होगा, तो वहां तो वेरिएशन साफ साफ पता लगेगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो न्यूक्लियस है सेल का, उसके अंदर क्रोमोसोम है। मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब है वो जो, देखो सिंपल सी चीज समझो, न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन मटेरियल है जिसमें है क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम में है डीएनए, डी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट कौन है मेरा भाई? जीन। ये जीन ही है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड है, जो पेरेंट से आया है और ऑफस्प्रिंग में जाएगा, किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। यही है डीएनए, जिसका फंक्शन आपसे पूछ ले व्हाट इज जीन, जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या है? जिसके अंदर जीन है, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड है, जो न्यूक्लियस को गाइड करने वाला है उस
ऑर्गेनिज्म के सेल की प्रोसेसिंग के लिए कि कैसे उसका शेप, साइज या कोई भी चीज कैसे होगी। और न्यूक्लियस के अंदर ये चीज जो उजागर होती है, विजिबल होती है, वो क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? वही चीज मैंने अभी बताई कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, मिटोसिस सेल डिवीजन से। तो मिटोसिस सेल डिवीजन से होने का मतलब क्या है? मिटोसिस सेल डिवीजन होने का मतलब क्या है कि पहले तो जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा ताकि एक डुप्लीकेट डीएनए कॉपी हो। अभी मैंने वही बताई ना, क्योंकि दो सेल बनेंगे। और फिर डिवीजन होगा किसका? न्यूक्लियस का। और ईच न्यूक्लियस को एक कॉपी डीएनए मिल जाएगा। भाई साहब यही बताया है। और जब डिवीजन हो जाएगा न्यूक्लियस का, तो जो रेस्ट ऑफ द पेरेंट सेल है, मतलब उसका साइटोप्लाज्म, उसका सेल मेम्ब्रेन, वो सब दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का निर्माण करेंगे। यानी अगर मैं उदाहरण के लिए लूं तो जैसे मान लो एक अमीबा है, तो अमीबा कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है बताइए? बाइनरी फिजन, द्विखंडन को फॉलो करता है। और क्या बनाता है? टू डॉटर अमोबे बनाता है कि नहीं बनाता है? टू डॉटर अमोबे बनाता है। तो जनरली हो क्या रहा है, अमीबा क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। और फिर मिटोसिस सेल डिवीजन से वो टूटेगा किसमें? दो डॉटर अमोबे में। दोनों डॉटर अमोबे एक दूसरे के कैसे दिखाई देंगे? आइडेंटिकल। इनमें वेरिएशन पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता, पर ड्यू टू द ओकेजनल इनएक्यूरेसीज इसके डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इनमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आती ही आती है। एग्जैक्ट कॉपी तो ये भी नहीं होंगे, और 100% सेम रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है, मैंने बता दिया। लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, मतलब दिखेंगे तो देख के आप बिल्कुल बता पाना मुश्किल है। जो मतलब जितना डिफरेंस आप देख के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑफ स्प्रिंग में बता सकते हो, उतनी आसानी से आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पैदा हुए ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन का पता नहीं लगा सकते। सिंपल सी भाषा में बात यह है। दो तरीके के सेल डिवीजन ध्यान रखना, मिटोसिस जिसमें एक से बने दो और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है? सेम। और दूसरा मायोसिस जिसमें हैप्लॉइड नंबर है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स है। और मिटोसिस सेल डिवीजन हमारी बॉडी का हर एक सेल करता है। मायोसिस कौन से सेल्स मायोसिस से बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। अभी बताया स्पर्म और ओवम। आइए आगे देखते हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं, जो कि पूछा भी जाता है कि बताइए वेरिएशन के, बदलाव के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी भी स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए। एक वर्ड यूज किया जाता है बायो में नीचे, या नाई के, पता नहीं मेरे को प्रोनाउंसिएशन इसकी एग्जैक्ट नहीं पता, मैं तो नीचे ही बोलता हूं। इस वर्ड का इस्तेमाल इन्वायरमेंट के लिए किया जाता है। जब भी कभी एडवर्स इन्वायरमेंट होगा या इन्वायरमेंट में एक सडन चेंज होगा, तो जो ऑफ स्प्रिंग है उस किसी पर्टिकुलर स्पेसीज की, उनके अंदर मौजूद वेरिएशन जो कि उनके पिछले जनरेशन से उनको अलग बनाता है, वही उनके सर्वाइवल का कारण बनेगा। ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वेरिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि किसी भी स्पेसीज के सर्वाइवल का कारण उस स्पेसीज के इंडिविजुअल में पाए जाने वाला वेरिएशन ही है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर मैंने उस चीज को समझाने की कोशिश करी है कि टेम्परेचर ऑन द अर्थ इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। समझना इस बात को। और वाटर लेवल कुड वेरी कर सकता है, या हो सकता है कि देयर कुड बी मेटेरोट हाइट्स हो जाए। अगर ऑल द ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर नीचे आर आइडेंटिकल, एक पर्टिकुलर नीचे के हुए, एक इन्वायरमेंट के हुए, एक स्पेसीज के हुए, और अगर वो इन्वायरमेंट ड्रास्टिकली अल्टर्ड हुआ, अल्टर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है चेंज के लिए, तो बहुत खतरा है कि वो सारे मर जाएं और कोई भी सर्वाइव ना करे उस कंडीशन में। कहने का मतलब मान लो कि समुद्र के पानी बहुत ठंडा है और उसमें कोई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अगर मान लो कारण ले लेते हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र के पानी का टेम्परेचर मान लो बढ़ रहा है, तो अगर मान लो सडन 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा, तो उस बैक्टीरिया जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, जिस नीचे में वो रह रहा है, उसके लिए ड्रास्टिक चेंज है। तो जो नए बैक्टीरिया बन रहे होंगे, अगर उनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और पूरे के पूरे चांसेस है कि वो पूरी की पूरी उस पर्टिकुलर नीचे के अंदर जो भी स्पेसीज है और उसके जो इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाए? एक्सटेंट हो जाए, डाई हो जाए। ये बात ध्यान रखना। तो उनके सर्वाइवल अगर है तो उनका कारण कौन है? वेरिएशन। इफ सम वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स, तो जिस भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप पिछले वाले से थोड़ा भी अलग होगा उस पॉपुलेशन में, वो सरवाइव करने के उसके चांसेस उसी स्पेसीज के दूसरे इंडिविजुअल से ज्यादा है जिनका जेनेटिक मेकअप सेम है। यही सबसे बड़ा वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है। इन दिस वे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता प्रदान करता है। किसको? उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को बचाता है। किससे? वाइप्ड आउट होने से। वाइप्ड आउट होने का मतलब होता है एक्सटेंट होने से, पता चले लुप्ति हो गई।
इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड कि लुप्त हो गई, वो स्पेसीज पाई जाती थी लुप्त हो गई। लुप्त होने का मतलब है कि एकदम से कंडीशन इतनी एडवर्स हुई, इतना ड्रास्टिक चेंज आया उस कंडीशन के अंदर में कि वेरिएशन ना होने की वजह से सारे के सारे उस पर्टिकुलर स्पेसीज के इंडिविजुअल्स मर गए, बचा ही नहीं, पूरी की पूरी स्पेसीज ही वाइप्ड आउट हो गई, गायब हो गई, लुप्त हो गई। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर में मैंने आपको हेरिडिटी चैप्टर में आपको हेरिडिटी, वेरिएशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके और पार्ट्स में लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।